नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच ये प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव होगा और इस कारण अगले 3 महीने महाविकास अघाड़ी, एमवीए और महायुति दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उससे पहले अब सियासत शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से जहर की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा जहर की तरह है, इसे चाट कर देखने की जरूरत नहीं बल्कि तुरंत निकाल कर फेंकने की जरूरत। खड़गे राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के सद्भावना दिवस कार्यक्रम में मुंबई में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि विधान बचाने का मुद्दा अब भी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास राज्य होंगे तो राज्यसभा में बहुमत होगा और संविधान बचाया जा सकेगा। अगर विधायक नहीं होंगे तो राज्यसभा के सांसद कैसे चुनेंगे? खड़गे ने कार्यक्रम में इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार कहते थे, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया, उनकी सरकार बैसाखी पर आ गई। चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 240 पर ला दिया। राजीव गांधी ने संसद में सबसे ज्यादा 415 सीटें जीती थी। इसके बाद भी चुपचाप बैठकर देश की तरक्की के लिए काम करते थे। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में कही और इसी के साथ अब उद्धव ठाकरे ने भी इसी कार्यक्रम में कहा कि मैं कांग्रेस और राजीव गांधी के विरोध में अपने पिता का भाषण सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं, लेकिन शिव सैनिकों के घर कभी भी ईडी नहीं आई। राजीव गांधी क्या थे ये पहचानने में हमें देरी हुई। अटल जी को इलाज के लिए विदेश जाना था, तब भी राजीव गांधी ने मदद की। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं खुद इसको लेकर ये आश्चर्यचकित हूं कि मैं कैसे कार्यक्रम में पहुंचा, कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुआ, कांग्रेस का पटका गले में पहना, कल पेपर में फोटो छपेगी, हमने विरोध किया लेकिन मन में कभी द्वेष नहीं रखा। तमाम जो निशाने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उस कार्यक्रम में साधे गए और साथ ही कहा कि बीजेपी का अभी सुपड़ा साफ नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ करना है। राजीव गांधी कभी चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटे, जबकि मौजूदा सरकार मणिपुर और कश्मीर में हिंसा भड़काने पर भी चिंतित नहीं है। ये जो तमाम बातें हैं उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में कही, जहां वह राजीव गांधी जयंती पर पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधे, लेकिन इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में इसी साल अंतिम दौर में चुनाव होने हैं विधानसभा के और उसको लेकर सियासत इसलिए भी शुरू क्योंकि कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने की संकेत भी नजर आ रहे हैं। जहां अजित पवार के एक विधायक ने भी ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वाकई अजित पवार के जो विधायक शामिल हुए थे अजित पवार के साथ, वो वापस शरद पवार गुट में जा सकते हैं। तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता बालकृष्ण पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है। और आलोक त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। बालकृष्ण जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। एक बार फिर से कांग्रेस ने जो जहर की राजनीति के बयान पहले सोनिया गांधी ने दिए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये बता रहे हैं कि भाजपा जहर है, इसे निकाल कर फेंकने की जरूरत है। तमाम जो बातें हैं उन्होंने कही। इसी के साथ उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि विरोध उनके पिता ने शुरुआत से कांग्रेस का किया, लेकिन शिव सैनिकों के घर कभी ईडी नहीं आई। इस पर आपका जवाब? देखिए, मैं ऋषिका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की संस्कृति संस्कार उन्होंने देखे हैं उसके हिसाब से उन्होंने बात ठीक कही। गुबड़ैली की एक कहानी इनके ऊपर, जो गुबड़ैली की एक कहानी है वो इनके ऊपर चरितार्थ होती है। निश्चित रूप से बीजेपी जहर है। परिवारवादी राजनीति के जो लोग समर्थक हैं, जो परिवारवादी राजनीति करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जहर है। इस देश में जातिवादी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जहर है। निश्चित रूप से इस देश में राष्ट्रघातियों के लिए, राष्ट्र की अस्मिता को ताक पे रख के काम करने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहर है। विभाजनकारियों के लिए, इस देश का बंटवारा करने वालों के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहर है। भ्रष्टाचारियों के लिए, नेशनल हेराल्ड केस में जो आज जेल जाने की स्थिति में खड़े हुए लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहर है। अलगाववादियों को प्रश्रय देने वाले लोग, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जो कांग्रेस की विचारधारा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके लिए जहर है। मैं आपको गंभीरता के साथ ऋषिका जी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
आज का जो अमृत काल चल रहा है वो भारत, उस अमृत काल के भारत के लिए अमृत है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की माताओं बहनों की सुरक्षा कवच है। करोड़ों किसानों को सुदृढ़ करने के लिए जो जिस प्रक्रिया का नाम है वो भारतीय जनता पार्टी है। करोड़ों युवाओं की, इस देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर शुद्ध बुद्धि उनकी हो जाए तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि जहर क्या है, जहर कांग्रेस है कि जहर भाजपा है। जब वो अलगाववाद के साथ खड़े होंगे, परिवारवादी राजनीति के साथ खड़े होंगे, जातिवादी राजनीति के साथ खड़े होंगे, तुष्टीकरण के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको जहर लगेगी। जब वो इस देश के राष्ट्रवाद के साथ खड़े होंगे, देश के विकास के साथ खड़े होंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, युवाओं के साथ खड़े होंगे, माताओं बहनों के साथ खड़े होंगे, तो उनको कांग्रेस जहर लगेगी। सोच का फर्क है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपनी बुद्धि शुद्ध करने की जरूरत। ठीक है। बालकृष्ण जी, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, चलिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ताहिर हुसैन। ताहिर जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और आप ही के पास में आ रही हूँ। अभी बालकृष्ण जी को आप सुन भी रहे होंगे, और जिस तरह से अब हम कांग्रेस की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं वो हर बार जहर पर आकर क्यों अटक जा रही है। पहले सोनिया गांधी जी ने राजनीति को जहर बता दिया, अब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जहर है, इससे चाटने की जरूरत नहीं, इससे फेंकने की जरूरत नहीं। कि जो राजनीति में नई चीजें आप लोग लेकर आ रहे हैं, हर चीज में आपको जहर क्यों नजर आ रहा है। राजनीति में जहर है, भारतीय जनता पार्टी जहर है, क्या सही है फिर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गलत क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी बहन के संग कलकत्ता में रेप होता है। कलकत्ता में सरकार ममता बनर्जी की है। वो इन्हें मुद्दा उठाने को याद आता है क्योंकि वो इनके विपक्ष का हिस्सा है, पर उन्हें एक नर्स के संग रेप होता है उत्तराखंड में, वो इन्हें याद नहीं आता है। मेरठ में 2 साल की बच्ची के संग रेप होता है, वो इन्हें याद नहीं आता है। ये इनकी राजनीति बताती है, इनकी राजनीति एक तुष्टीकरण राजनीति है भाजपा की। ये सिर्फ ये देखते हैं कि हिंदू मुसलमान कहां पर बट रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते ये भाजपा वाले। मैंने आपसे सवाल कुछ किया है ताहिर जी, और आप जवाब कुछ दे रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, 4 दिन से हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, महाराष्ट्र में जो राजनीति देखने को मिल रही है, जो उद्धव गुट के साथ आपकी बनती नहीं थी, वो आपका विरोध करें, आप उनका विरोध करें, आज सभी जो है एक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, आप बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं विचारधाराओं में फर्क आने लग गया है। यानी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, इसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े। माननीय महाराष्ट्र में जो चुनाव का सिलसिला चल रहा है और चुनाव के समय पे तो यहाँ पर उद्धव जी, जो कि वहाँ के महाराष्ट्र संस्थापक बाबा साहब भाई ठाकरे जी के, जिन्हें मैं बाबा कह के मानूंगा, उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राजीव गांधी जी की हमें नीतियां पसंद नहीं थी, पर आज तक उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए हमारे दरवाजे पे ईडी नहीं पहुंचाई। आज ईडी पहुंचाने का काम भाजपा कर रही है, तो डर तो भाजपा को लग रहा है, कांग्रेस को नहीं लग रहा है। कांग्रेस तो अपने बेबाक अंदाज से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके यूबीटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, वो तो अपने बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। ठीक है। और बेबाक अंदाज में जो इन्हें लग रहा है, जो भाजपा के अंदर मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि जहर घोलने का काम हिंदू मुसलमान में वो करती हुई आई है, वो हमेशा भाजपा ही करती हुई आई है। बालकृष्ण जी, आपका एक रिएक्शन, उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगी। वो ये कह रहे हैं कि कितना भी विरोध किया हो उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस का, लेकिन कभी शिव सैनिकों के घर पर ईडी नहीं पहुंची है। चाहे कांग्रेस का विरोध किया हो, यहाँ से वहां से कहीं से भी विरोध हुआ हो, लेकिन ईडी को लेकर निशाने आप ही की पार्टी के ऊपर साधे जा रहे हैं। बालकृष्ण जी, देखिए, मैं बता दूं कि इनको जब भ्रष्टाचार करेंगे आप, जब अराजकता आप फैलाएंगे, जब आप देश के संसाधनों को लूटने का यत्न करेंगे, तो आप तैयार रहिए। ईडी स्वतंत्र संवैधानिक एक एजेंसी है जो अपना काम करती है, और ईडी भी कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर तब काम करती है जब स्टेट में कोई आपके अगेंस्ट में एलिगेशन है, कोई एफआईआर लॉन्च हुई है,
उसके बाद ही ईडी एक्शन करती है। एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए इस बात को लेके, ईडी की जांच की जो प्रक्रिया है, पहले से कोई चीज होती है उसको ईडी और ठीक से जांच करने के लिए करती है। तो ईडी का डर हर भ्रष्टाचारी को इस देश में होना चाहिए, सीबीआई का डर इस देश में हर भ्रष्टाचारी को होना चाहिए, और निश्चित रूप से इन लोगों का साथ, इन लोगों का हाथ जो कि भ्रष्टाचार के रंग से रंगा हुआ है, इनको ईडी का डर लगता है। और कहीं ना कहीं इनको ये उचित लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, और कांग्रेस के साथ जब इन्होंने सरकार बनाई तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत खजाने, व्यक्तिगत घर को भरने का काम किया, इसलिए इनको डर लगना स्वाभाविक है, इसलिए ये ईडी का नाम लेते हैं। ईडी का डर तो राहुल गांधी को भी लगता है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि मेरे घर पे ईडी छापा मारने वाली है, अभी पूर्व में भी आया। तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि उनके कुकृत्य क्या है, उनके पाप कर्म क्या है, किस तरीके से उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। आप विश्वास नहीं करेंगी, करीब 2000 करोड़ की संपत्ति जिस यंग इंडिया लिमिटेड ने जो एक नई कंपनी फॉर्म की थी, राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए पे ले लिया। ठीक है, तो इनको डर ईडी से नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? तो और दूसरी बात, मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। या तो उद्धव ठाकरे सही है या तो बाला साहब ठाकरे सही है, ये उद्धव ठाकरे को समझना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर मुझे कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। बाला, अब इसमें तय करना है कि बाला साहब ठाकरे झूठ बोल रहे थे या उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को पहचानने में देरी हो गई, राजीव गांधी जी को पहचानने में हमें देरी हो गई है। जी नहीं, आज उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आज उन्होंने कांग्रेस का पट्टा भी पहन लिया है। तो जो बाला साहब ठाकरे ने कहा, उनके पिता ने कहा, और हम सबके सम्मानीय बाला साहब ठाकरे जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश में। या तो ये तय करने की बाला साहब ने कहा कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्होंने जिसको जन्म दिया वो उद्धव ठाकरे ही कांग्रेस हो गए कांग्रेस का पट्टा पहन के। तो ये शिवसेना को करना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे गलत हैं या उद्धव ठाकरे गलत हैं, और इसको लेकर स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए, जो 1984 में जो बाला साहब ठाकरे अपने 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ाते हैं, वो उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस का पट्टा पहन लेते हैं। अपने पिता की जो इच्छा थी उस इच्छा के विरोध में जाके जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की राजनीति, भ्रष्टाचार के दलदल में आज उद्धव ठाकरे अपने को सम्मिलित कर रहा है, अपने को समाहित कर रहा है, निश्चित रूप से बाला साहब ठाकरे जहां से देख रहे होंगे उनको शर्म आ रही होगी उद्धव ठाकरे। ठीक है संजय जी, इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी। और देखिए, कहीं ना कहीं सही है, कितना विरोध हमने देखा कि किया गया कांग्रेस का उद्धव गुट की ओर से, और अब ये उद्धव ठाकरे खुद ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी को पहचानने में देरी हो गई, कांग्रेस की नीतियां पहचानने में देरी हो गई। ये किस तरह की विचारधारा की ओर संकेत कर रहा है? और जिस तरह से बालकृष्ण जी ने कहा अभी कि खुद बाला साहेब ठाकरे ये कहते थे कि मैं कभी शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, आज उन्हीं के कार्यक्रम में जाकर, उन्हीं का पटका पहनकर, उन्हीं की जुबानी ये जो बातें आ रही हैं, किस और इशारा कर रही हैं? देखिए रितिका जी, बालकृष्ण जी हमारे प्रवक्ता भाजपा को, उनको बहुत चीजें पता नहीं है तब। जो हमारे बाला साहब ठाकरे थे, राष्ट्रीय प्रमुख, हमारे हिंदुत्व के प्रोदा थे, वो विचार थे, इस देश के लिए उनके सिद्धांत थे, विचार थे। वो तो कमलाबाई बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को, कमलाबाई बोलते थे कमलाबाई। अब मैं आता हूँ कांग्रेस पे, कि उन्होंने कांग्रेस ने कहा था कि जो बात सभी बालकृष्ण जी ने कही, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है इंदिरा गांधी जी का समर्थन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा किया, और वहां के 3 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके कार्यकाल में उनका समर्थन किया। इनको इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, अभी इंदिरा गांधी का बराबर समर्थन किया है बाला साहब ठाकरे ने। उनके विरोध में चुनाव भी नहीं लड़ते थे, पहली बात तो ये हो गई। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात बड़ी अच्छी कही है, अभी जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस तो नहीं ले पाई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचारियों की एक सरदार बन गई है। कैसे बन गई है? इन्हीं के सांसद, इन्हीं के लोग आरोप लगाते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन्हीं के सांसद भ्रष्टाचारियों को लेकर आरोप लगाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी 70 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाते हैं, और हमारे देश में फडणवीस जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो चक्की पिसिंग करते हैं, और वही भ्रष्टाचारी सब इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। जहर खोलने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अब आइए युवाओं पे, आज महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा है, और ये युवाओं की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ नौकरी देने की बात की, और 20 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। 15 लाख देने की बात की, नहीं दे पाए। दूसरी बात भी आई है,
5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के जो हमारे वो तबके हैं उनमें जहर घोलना है कि आप 5 किलो अनाज ले लीजिए, खुद रहिए, हमें नौकरी ना देनी पड़े, महंगाई कम न करनी पड़ी। तो देश में जहर कौन घोल रहा है? आपने भ्रष्टाचारियों की बात की, जितने भ्रष्टाचारी इस देश में है, आज कांग्रेस से निकल के या शिवसेना से निकल के, एनसीपी से निकल के जितनी पार्टियां हैं, आपके यहाँ तो ये हो रहा है, अभी राज्यसभा में ले लिया, जो निकल के आ रहा है भ्रष्टाचारी या जो आता है उसको आप राज्यसभा भेज देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का जहर कौन घोल रहा है? भ्रष्टाचार का जहर कौन घोल रहा है? आप पार्टियां तोड़ रहे हैं। आपने शिवसेना, आपने कहा कि परिवारवाद से हमें विरोध है, तो क्या बाला साहब ठाकरे परिवारवाद के नहीं थे? ठीक है, रामविलास पासवान जल्दी परिवारवाद से नहीं है। संजय जी की बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी पूरा कीजिए संजय जी। परिवारवाद नहीं है, मायावती परिवारवाद नहीं है क्या? तो आपने इसे समर्थन क्यों लिया? इसे सरकार क्यों, जेजेपी हरियाणा में जेजेपी ने समर्थन लिया, वो भी चुनाव अलग अलग लड़े थे और साथ ही मांगे इन्होंने समर्थन लेकर सरकार बना दी। तो जेजेपी क्या परिवारवाद नहीं है? बालकृष्ण जी जल्दी से संजय जी की बातों का जवाब दीजिए। समर्थन को लेकर भी और भ्रष्टाचारियों को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे अगर आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई ईडी के छापे नहीं पड़ते हैं, तो जहर घोलने का काम आप ही की पार्टी कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी और बता दें कितने भ्रष्टाचारी हैं। अगर इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, चूंकि आपकी विचारधारा एक ऐसे दल के साथ चली गई जो तुष्टीकरण की, जातिवादी राजनीति की, भ्रष्टाचार की, अरे भाई सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, आप मत बोलिए ना, सुन लीजिए ना मेरी बात। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे निकल के आपके यहाँ आ गए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने उन भ्रष्टाचारियों को यानी पाल रखा था, उनके भ्रष्टाचार से आपको मदद मिल रही थी। असल बात यह है कि जो लोग आए उन्होंने स्पष्ट रूप से शिवसेना में बाला साहब के विचारों के प्रति आस्था थी। बाला साहब जिस प्रकार से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेके खड़े हुए थे, जब इनका धर्म बदल गया, राजनीति की और सत्ता लोलुपता के कारण इनका धर्म बदला, और जिस कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का बाला साहब सदैव ही विरोध करते रहे, जब उनके साथ इनके उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब के पुत्र ने हाथ मिला लिया, तो शिवसेना में भी ऐसे लोग थे जो राष्ट्रवादी राजनीति के और इस देश में हिंदुत्व राजनीति, इस देश की सांस्कृतिक राजनीति के जो समर्थक थे, उनको जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो एकमात्र विकल्प उनको भारतीय जनता पार्टी दिखी, उनको ये भ्रष्टाचारी बताते हैं। जब इन्होंने भ्रष्टाचार से हाथ मिलाया तो मैं ये कहता हूं कि ईमानदार लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आके मिले, क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी रगों में था। जिसके साथ ये हाथ मिला रहे थे उस भ्रष्टाचार से उनके हाथ रंगे हुए थे। जब इन्होंने हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ मिलाया तो ईमानदार लोग भारतीय जनता पार्टी की राह देखे और उन्होंने अजीत पवार पर क्या कहेंगे बालकृष्ण जी? जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए ना, समय की सीमा है। ठीक है, मुफ्ती के संग गठबंधन करके अच्छे लोगों के संग हाथ मिलाते हैं। ताहिर हुसैन महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके 370 निपटा दिया। और आपका चेहरा देखने लायक था, कांग्रेस का चेहरा देखने लायक, 370 निपटा के बना दिया। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के ऊपर इसमें मुकदमे थे, वोटिंग मशीन बना दिया। कांग्रेस का कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विलय करके आपको बता दिया कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, आपका जो मुस्लिम ठीक है, आपके पास आ रही है, अपने समय पर बोलिए रखिए। बन चुका है, भाजपा धोबीघाट बन चुका है। महाराष्ट्र में देखो, समझ में आ गया। ठीक है बालकृष्ण जी, ठीक है, उनके संग मिलाकर हाथ मिलाकर पीएम बना देती है। ठीक है ताहिर हुसैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपसे भी जवाब दूंगी। बालकृष्ण जी आप सुन लीजिए। ठीक है बालकृष्ण जी आ रही हूँ मैं आपके पास। ताहिर हुसैन जी प्लीज अपने समय पर बोलिए ना सर, आ रही हूँ मैं आपके पास। आलोक जी पहले मैं एक टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी इस पर। महाराष्ट्र में जिस तरह से हम सियासत उबलती हुई देख रहे हैं, आप देखिए, आप चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, चाहे खड़गे को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सेना तैयार हो रही है कह लीजिए, क्योंकि जिनकी विचारधाराएं कभी अलग अलग थी, आज वो एक ही कार्यक्रम में एक ही सुर में आलाप लगा रहे हैं और सिर्फ बीजेपी के ऊपर निशाना कि मोदी को हटाना है। ये कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, इस विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा। किस तरह की राजनीति आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं? देखिए रिचका जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बदली हुई है। अब विचारधारा की बात नहीं है, सत्ता की बात है। सत्ता कैसे मिलेगी ये महत्वपूर्ण है। जिस आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी सुबह 6 बजे 5 बजे एनसीपी के अजीत पवार को लेकर के सरकार बना देती है, फिर दूसरे दिन में भारतीय जनता वो अजीत पवार जाकर
शिवसेना के साथ चले जाते हैं। क्या शिवसेना ने अगर विचारधारा की बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद भी शिवसेना पूरे सांसद विधायकों के साथ अयोध्या दर्शन करने आई थी। इसका मतलब उनकी विचारधारा नहीं बदली थी, लेकिन वहां चूंकि विचारधारा की लड़ाई नहीं, वहां लड़ाई सत्ता की है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, पार्टी तोड़ दी गई है, दो फाड़ हो गए हैं, एनसीपी दो फाड़ हो गए हैं। तो ये अब एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, वो उसका बदला लेने के लिए, वो उसने अपनी विचारधाराओं को नहीं बदला है। अगर विचारधाराएं बदली होती तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती। तो वहां सत्ता की लड़ाई है और शिवसेना को ये मालूम है कि अगर हमने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को वहां खत्म कर देगी। तो ये उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं आप इसको, कि शिवसेना अपनी वहां वजूद बचाए रखने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई है। यही स्थिति एनसीपी के साथ भी है। तो ये सत्ता की लड़ाई है, वहां पे किसी की विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा होती तो जो अजीत पवार को शिवसेना के साथ है वही तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अगर वो गलत है तो क्या इनके साथ गलत नहीं है? तो वहां विचारधारा की बात अगर कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो वो बिल्कुल झूठ बोलती है। वहां विचारधारा की बात ही नहीं है। वहां महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी किसके पास होगी वो महत्वपूर्ण है। और उस ठीक कह रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा भी है क्योंकि बदले हुए समीकरणों के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो बेहद दिलचस्पी दिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बालकृष्ण जी देखिए, अजित पवार जी की जिस तरह से बात हो रही है, जब वो आपके साथ समर्थन में आए थे उसके बाद से अब ये बातें भी तेज हो गई कि एक बार फिर से जो उनके साथ समर्थन में विधायक आए थे वो पलट सकते हैं और इस बयान से वो सिद्ध हो रहा है। राजेंद्र शिगने जो विधायक है उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि शरद पवार का साथ कभी नहीं छोड़ते लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने पाला बदला था। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे कि शरद पवार उनके अभी भी नेता हैं। चर्चा छिड़ी है कि कितने विधायक अजीत पवार का अब साथ छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा आपको कि अगर अजीत पवार के विधायकों ने साथ छोड़ा तो फिर से एक और बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी होने वाली है? बालकृष्ण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में है और बहुत सारे राज्यों में, बड़े राज्यों में हमारी सरकारें हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अभी अजीत पवार जी का इन्होंने विषय आया। अजीत पवार जी जब भारतीय जनता पार्टी के, तो कुल मिला के हाई कोर्ट ने जो उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है, यानी केस सब जुडिस है। सब जुडिस होने के बाद चूंकि एक विधायिका जनतंत्र में विधायिका का अपना महत्व है और उनको चुना था, और उसके साथ निश्चित रूप से हम अगर चुने हुए लोगों के साथ हम कहीं न कहीं समन्वय बना सकते हैं, और ये समन्वय बनाने की आदत भारतीय जनता पार्टी में रही है। तो हमने उसको किया। दूसरी बात, इनकी कपोल कल्पना है कि अजीत पवार जी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ये कपोल कल्पना, क्योंकि ये डरे और सहमे लोग हैं, इनको सत्ता कल्पना कैसे? बालकृष्ण जी उन्हीं के विधायक ये बोल रहे हैं कि शरद पवार हमारे अभी भी नेता हैं, मजबूरी के चलते हमने पाला बदला था। तो फिर ये अटकलें तो तेज होंगी और चर्चा भी होगी। क्या वाकई जो विधायक समर्थन में आए थे वो साथ छोड़ने वाले हैं? एक बार फिर से खेला देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र कई बार ऐसा होता है कि चुनावी राजनीति में हो सकता है किसी का टिकट कट रहा हो, उसको लग रहा हो कि मेरी स्थिति ठीक नहीं, तो इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं लोगों को। तो ये वक्तव्य बहुत सामान्य है, इसके बारे में कोई इतना है। पर इतना बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से हमने सरकार चलाई है, आगे भी हम सरकार बनाएंगे और बना के फिर बहुत मजबूती के साथ सरकार चलाने जा रहे हैं। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, इनकी भ्रष्टाचार की राजनीति, इनका जिस प्रकार से महाराष्ट्र को बांटने की जो राजनीति है, विकास के धारा से महाराष्ट्र को हटाने की जो इनकी राजनीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे सफल नहीं होने देगी और बहुत मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुनः इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ इसी प्रकार की चीजें रहेंगी। और निश्चित अगर आपने कोई भ्रष्टाचार पूर्व में किया है तो उसकी जांच होती रहेगी। डरिए मत, अपना आप जो भ्रष्टाचार किए उस भ्रष्टाचार से डरिए। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, बालकृष्ण जी बातों पर रिएक्शन देना चाह रहे थे। दूसरा, आप जैसे कि आलोक जी ने भी अभी कहा कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई मजबूरी के चलते अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के जो सुर है वो एक ही आलाप देखने को मिल रहा है, एक ही स्वर में दोनों की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि मजबूरी आप इसे कह लें, जिस तरह से पहले कांग्रेस का हमने विरोध देखा है उद्धव ठाकरे की ओर से या फिर बाला साहेब ठाकरे की ओर से, आपने ठीक कहा कि हो सकता है इंदिरा गांधी का, देखिए आप जैसा कि कह रहे हैं कि समर्थन उन्होंने किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विरोध किया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से, शिवसेना की ओर से, वो किसी से छिपा भी नहीं है। संजय जी देखिए रितिका जी, इस राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आज हम विपक्ष में हैं। अभी हमारे भाई ने कहा, राजगढ़ जी ने, जो प्रवक्ता है, बड़ा ज्ञानी पुरुष, हम समझ रहे हैं इनको, बहुत इनके पास ज्ञान है। अगर हम भ्रष्टाचारी होते या हमारी नीतियां खराब होती, कांग्रेस
शिवसेना एनसीपी की। तो जो लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री चुनने के लिए होते हैं और इंडिया गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी नहीं था, तो भैया जनता ने हमको 30 बार सांसद क्यों दिए? इनके 23 से 9 क्यों हो गए? उत्तर प्रदेश में सांसद क्यों कम हो गए? राजस्थान में क्यों कम हो गए? पश्चिम बंगाल में क्यों कम हो गए? बिहार में भी जीत के आए। ये देखिए आप मेरी बात। तो अगर हम भ्रष्टाचारी होते, कांग्रेस ने अपने रिजिम में 70 सालों में सुई से लेके हवाई जहाज बनाया, तो इन्होंने क्या किया? ये अगर बना कुछ कर भी रहे हैं तो आयुर्वेदिक संस्थान बनाए, प्राइमरी चिकित्सालय बनाए, तमाम चीजें ऐसी हैं, तमाम ऐसी चीजें बनाई, बीपीए बनाया, बीपीसीएल बनाया, तमाम ऐसी चीजें हैं, एरोड्रम बनाए, एयरपोर्ट बनाए, तमाम ऐसी चीजें जो बनाई। ये क्या कर रहे हैं? उसी को बढ़ाई तो रहे ना। राजीव गांधी जी जो टेक्नोलॉजी हमारे आज हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी ला दी है, उनके सामने टिकटें हमारी निकलने लगी थी, तो क्या बढ़ा रहे? देखिए, बुराई करना की बात करना ये अलग बात है, लेकिन अभी प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ईडी की बात करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जहाँ ईडी छापा मारने जाती है, वो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देता है, पीएम केयर में पैसा देता है। प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनने जा रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए, प्रफुल्ल पटेल भी मंत्री बनने जा रहे थे एनसीपी के, उनके पास 300 करोड़ रुपए का इरफान मिर्ची की संपत्तियां खरीदी थी, और वो उसी दिन वो वापस ले लिया गया ईडी से, उनकी संपत्तियों में ताले हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए भाई? जब वो विपक्ष में थे तो ताले लग गए थे, जेल जाने की नौबत थी, पूरी गिरफ्तारी होने की नौबत थी। जब वो वहां पहुंच गए, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो उनके पास क्यों हट गया वो? ठीक है, इस पर संजय जी जवाब लेंगे बालकृष्ण जी से। एक जल्दी से रिएक्शन ताहिर हुसैन जी आपका भी मैं लेना चाहूंगी। खड़गे जी ने कार्यक्रम में ये भी कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही थी, अपने लोगों की भर्ती की जा रही थी। जो वैकेंसी जो 45 नियुक्तियां निकाली जा रही थी उस पर ये क्यों लग रहा है आप लोगों को कि आरएसएस के लोगों की भर्ती हो जाती, जबकि खुद मेघवाल जी ने ये कहा, मंत्री मेघवाल जी ने, कि जो वैकेंसियां निकाली गई थी उसमें हर वर्ग के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और एक विश्लेषक के लिए वो भर्ती निकाली जाती है। फिर वहां पर भी आप ये लेकर आ गए कि आरएसएस के लोगों की भर्ती वहां पर हो जाती है लेटरल एंट्री के जरिए। ताहिर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल आप ही से था। चलिए, शायद ताहिर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बालकृष्ण जी, संजय जी की बातों का जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष में जब तक कोई व्यक्ति रहता है तो उस पर जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके साथ शामिल हो जाता है तो स्टे उन पर लग जाते हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं जहां भ्रष्टाचार या तमाम अन्य आरोप है जिसके प्रमाण है उन पे अपना काम कर रही है, वो विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपना करती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये बता दें आपको कि इन भ्रष्टाचारियों को डर बहुत लगता है। जब इन्होंने, पहले इनको नहीं डर लगता था, जब इन्होंने हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ मिलाया तो इनको डर लगना स्वाभाविक है। अच्छा, हाथ मिलाया भी तो भ्रष्टाचार के लिए मिलाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार संभव नहीं था और ये कर नहीं पा रहे थे। अच्छा, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, धन की लोलुपता, महत्वाकांक्षा, सत्ता लोलुपता, ये सब इनकी बढ़ती जा रही थी। तो निश्चित रूप से हर भ्रष्टाचारी को इसी प्रकार की हंसी भ्रष्टाचार खुलने पे आती और ये हंसी बंद हो जाती है। कभी कभी हमने एक देखा, एक समाज, एक अभिनेता, नहीं सुन लीजिए, नहीं जबरदस्ती ज्ञान दे रहे, सुन लीजिए भाई, प्रलाप न करिए, जबरदस्ती ज्ञान न करिए। अरे भाई, जब भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिलाओगे तो जब उसमें कार्रवाई होगी तो दर्द होगा, तो प्रलाप करोगे। कबीर ऐसे ही हंसी रावण को भी आती थी। हर भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने के बाद ऐसे ही रावण की हंसी आती है। अरे भाई, इतना ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार करोगे तो पड़ेगा, लेकिन इस बात को जिनके साथ हो, के साथ हो, उनको करना पड़ेगा। एक एक करके प्लीज, जब भ्रष्टाचार करोगे
जनता को कुछ भी बताना कर चाहता लीजिए। जी हूँ प्लीज संजय जी अपने को अपने समय पर बोलिए, भ्रष्टाचार जल्दी से अपनी करोगे तो बात पूरी डरना कीजिए। आलोक जी पड़ेगा। से मुझे और प्रतिक्रिया रावण लेनी की है। हंसी जो है जैसे विलीन हो गई वैसे आपकी हंसी भी विलीन हो ठीक जाएगी। है, बालकृष्ण जी, इसमें ठीक है। एक बात समझ लीजिए संजय जी, आपको संजय जी प्लीज, डरना संजय जी पड़ेगा। अनुरोध है, हर अपने समय पर अपराधी को, बोलिए हर सर प्लीज। भ्रष्टाचारी को, सबको हर छोड़ अराजक दिया गया। तत्व को, ठीक हर है, तुष्टिकरण संजय जी, करने वाले को, संजय जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। डरना पड़ेगा, भयभीत रहना ठीक है। पड़ेगा। वही डर, वही भय आपको जांच एजेंसियों से प्राप्त कर वही कर रहे हो। ईडो ने गलत रद्द किया था। ठीक है, बालकृष्ण जी ईडी पे आरोप प्लीज। लगाए गए, मनीष संजय जी, सिसोदिया, मैं आ रही हूँ हेमंत आपके सोरेन, पास। संजय सबको फेल दी जी, है। संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन सर अनुरोध है अपने समय पर प्लीज बोले, क्योंकि ऐसे फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा रश हो जाता है। आलोक जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। अभी जो जहर की राजनीति से वोट की फसल लगाने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में इसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से अभी जो शिंगणे विधायक है उनका बयान सामने आया है, शरद पवार को वो नेता बता रहे हैं, अजित पवार के साथ शामिल है, बोल रहे हैं मजबूरी में पाला बदलना पड़ा। राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत हैं क्या महाराष्ट्र में? देखिए इसका जी जब लोकसभा का चुनाव ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना दो फाड़ हुई और एनसीपी दो फाड़ हुई तो ये लगा कि दोनों ही पार्टियां वहां पे खत्म हो गई हैं और लग रहा था कि अब शायद कांग्रेस ही बची है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस लोकसभा के चुनाव में ये महाअघाड़ी ने जो जो परफॉर्मेंस वहां दी उसके बाद से फिर से लगने लगा कि महाराष्ट्र में अभी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को हटा पाना इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद से देखिए होता क्या है कि जब माहौल देख करके कई विधायक कई सांसद कई नेता ऐसे होते हैं जो सत्ता का परिवर्तन करने लगते हैं। तो ये जो इस बयानबाजी हो रही है क्योंकि जो लोकसभा का परिणाम आया है उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि जो पहले हम लोग लोकसभा चुनाव परिणाम के पहले जो सोच रहे थे पार्टियों के बारे में शिवसेना एनसीपी के बारे में वो ऐसी स्थिति है नहीं। आज भी कहीं ना कहीं उनका वजूद है। तो उसकी उसी चक्कर में इस तरह के बयान है और लोग वहां संभावनाएं तलाश रहे हैं और अपना कुछ ऐसा भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के टिकट को लेकर के कुछ ऐसी असमंजस स्थिति बनती है तो मेरा वहां पे भी द्वार खुला रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं उद्धव और खड़गे का जो राग है वो एक ही सुर में नजर आया और उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साल के अंतिम दौर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, देखना है कि क्या बड़ा फेरबदल, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं वो वाकई नजर आता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर रणनीतियां जो हैं वो बनने लग गई हैं। बीजेपी जहर इसे चाट कर ना देखे, खड़गे इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजीव गांधी को पहचानने में देर हुई, उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला कर पाएंगे, या फिर अजित पवार के विधायक की ओर से जो बयान सामने आया कि मजबूरी में उन्हें पाला बदलना पड़ा, इस पर कोई उलटफेर राजनीति में महाराष्ट्र में देखने को मिलने वाला है। देखना होगा भविष्य में क्या कुछ खेला महाराष्ट्र में होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।